हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइफ। सो आज की वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे न्यूज़ रीडिंग के थ्रू। तो ये न्यूज़ ले आया हूँ मैं आपके लिए द हिंदू से। तो ये द हिंदू की न्यूज़ है। चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ सीखने मिलेंगी, ग्रामर, वोकैबुलरीज और भी बहुत कुछ। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है एस यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जर्नी यानी कि यात्रा, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे दर्शाना, और टी के आगे आया है एस। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रिफ्लेक्ट और इसके आगे आया है एस, यानी कि सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जर्नी है, सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पे आया है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस बताता है कोई चीज का होने का, यानी कि पोजीशन बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या? जर्नी। ठीक है। तो देखिए जब भी है ना एपोस्ट्रोफी एस आए उसके बाद कोई नाउन आता है ना, तो एक्चुअल में यही हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है जर्नी। जर्नी, ठीक है, और सब्जेक्ट है जर्नी, वो भी सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है वर्ब सिंगुलर फॉर्म पे। तो सुप्रीम कोर्ट की जर्नी यानी कि यात्रा। इवोल्यूशन, विकास, तो विकास को दर्शाती है सुप्रीम कोर्ट की यात्रा। अब ये विकास किस क्षेत्र में है? में। इनका मतलब है यहाँ पे में, राइट्स में, अधिकारों में, एंड रीच में यानी कि पहुंच में। तो पहुंच में और अधिकारों में जो विकास हुआ है उसे सुप्रीम कोर्ट की यात्रा दर्शाती है। किसने कहा है इसे? सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई। सीजेआई है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म पे है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शेष वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और आगे आया है एस, यानी कि इसे भी सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है वर्ब को। क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म पे। और हेडलाइन जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि ये इसमें सेंस है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि सेड, सीजेआई ने कहा, सेड। और यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोट है, ये है सीजीआई का कोट। इसलिए जनरली कोट है ना जस के तस लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मतलब वही है जो यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लिखा गया है उसी का सेंस जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यात्रा दर्शाती है। यहाँ पे हम लोग आमतौर पर जब कोई हेडलाइन आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि यहाँ पे हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर ये हेडलाइन होता बिना कोई कोट के तो हम इसे मानते हैं रिफ्लेक्टेड, लेकिन यहाँ पे कोट है, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का ये कोट है। तो कोर्ट को आमतौर पे सेम टू सेम वही माना जाता है जिसने जैसा कहा है। स्पीकर यहाँ पे जो रिपोर्टर रिपोर्टर है ना, यानी कि सीजीआई है, उन्होंने जो कहा है उसे ही हम मानेंगे कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की यात्रा दर्शाती है विकास को राइट में, यानी कि अधिकारों में और पहुंच में। 75 years have transformed। अब देखिए यहाँ पे हैव यूज किया गया है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। आमतौर पे हेडिंग हो जैसे कि ये है, और सब हेडिंग हो जैसे कि ये है, हेडिंग हो या सब हेडिंग हो, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है आमतौर पे। लेकिन यहाँ पे क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को दर्शाने के लिए किया गया है, यानी कि जो कोर्ट है ना, किसमें? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का ये कोर्ट है। अब सीजीआई का कोर्ट को तो हम बदल नहीं सकते ना, उन्होंने जो कहा है तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोर्ट है वो आपको उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, सीजीआई ने कहा है। यहाँ पे ही है, ठीक है, ये ही यानी कि सीजीआई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर ये कोर्ट नहीं होता तो आपको ये गायब मिलता है, यहाँ पे हैव दिखता ही नहीं आपको, ठीक है। और डायरेक्ट आपको मिलता सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव फॉर्म पे होता। तो वो तो बात की बात है, जब आता तो अब मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि 75 ईयर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना। तो बदल दिया है, तो 75 साल ने बदल दिया है क्या? द टॉप कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दिया यानी कि बदल दिया है। एंड येट, फिर भी, येट का यहाँ पे मतलब है फिर भी। इट, इट प्रोनाउन का यूज करके बताया है कोर्ट को। और फिर भी कोर्ट स्टैंड्स यानी कि खड़ा है। एंकर्ड, एंकर के यहाँ पे मतलब है फॉर्मली, जमा हुआ है, मजबूत ढंग से खड़ा हुआ है। इन इट्स फाउंडेशनल मिशन, अपने, इट्स का यहाँ पे मतलब है सुप्रीम कोर्ट के फाउंडेशनल यानी कि बुनियादी मिशन पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी मिशन है उस पर वो जमकर खड़ा हुआ है। ही सेज, ही सेज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है उन्होंने कहा। यहाँ पे सेज के से क्या आ गया है? एस। क्यों आया है?
क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यानी कि CGI, यानी कि सिंगुलर फॉर्म पे है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे हमने यूज किया है वर्ब को सेज, और सेज अपने प्रेजेंट फॉर्म पे है, लेकिन सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि ही सेड, उन्होंने कहा। पर एट के यहाँ पे मतलब है पर, कहाँ पर कहा? सेरेमोनियल बेंच, सेरेमोनियल का मतलब होता है समारोह संबंधी, बेंच के यहाँ पे मतलब है अदालत से, ठीक है, न्यायाधीशों की अदालत से। यहाँ पे वो बेंच नहीं है जो हम बैठते हैं ना, वो नहीं है, ये अदालत से है जहाँ पे न्यायाधीश बैठते हैं, ठीक है। तो समारोह संबंधी अदालत, यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट्स, जिसका मतलब होता है दर्शाना, प्रदर्शित करना। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। राइट्स के यहाँ पे मतलब है अधिकार। रीच का मतलब होता है पहुंच। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, वर्ब थर्ड फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड। एंकर्ड का मतलब होता है स्थायी रूप से, मजबूती रूप से खड़ा होना। फाउंडेशनल का मतलब होता है बुनियादी। सेरेमोनियल का मतलब होता है समारोह संबंधी। चलिए अब मेन न्यूज में चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? संजीव खन्ना। स्पीकिंग एट द सेरेमोनियल बेंच, कहते हुए, स्पीकिंग का यहाँ पे मतलब है कहते हुए। एट, पर, कहाँ पर? सेरेमोनियल यानी कि समारोह संबंधी एक अदालत में, जिसे आयोजित किया गया था। हेल्ड यहाँ पे होल्ड का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है, जिसका सेंस है आयोजित करना। तो होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, और ये बेंच को आयोजित किया गया, सेंस क्या है? बेंच, यानी कि अदालत को आयोजित किया गया था। टू कमोमोरेट, स्मरण में, स्मरण करने के लिए। कमोमोरेट का मतलब होता है स्मरण करने के लिए। क्या स्मरण करने के लिए? द क्लोजर ऑफ डायमंड जुबली ईयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लोजर मतलब समापन, किसका समापन? का, ऑफ यहाँ पे मतलब है का, किसका? डायमंड जुबली ईयर का। डायमंड जुबली ईयर का यहाँ पे मतलब है 75 साल होने का। वैसे कुछ जगह डायमंड जुबली ईयर का मतलब होता है 60 वर्ष, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है 75 साल, ठीक है, 75 ईयर। तो 75 साल के समापन, किसका? यहाँ फिर से आपका यूज करके क्या बता रहा है? किसका? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने के समापन के स्मरण में समारोह संबंधी अदालत यानी कि बेंच को आयोजित किया गया, हेल्ड किया गया। वहां पर स्पीकिंग यानी कि बोलते हुए CJI ऑन ट्यूसडे, कब बोला उन्होंने? ट्यूसडे को। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है यहाँ पे एक वीक के डे को। तो वीक के कोई भी डे होता है ना, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और इसका सेंस मे भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, को भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मंगलवार को, मंगलवार में, या मंगलवार पर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि इंग्लिश में इसे ऑन का यूज करते हैं। ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को उन्होंने सेड, कहा। द थ्री चैलेंजेस, तीन चुनौतियां, चैलेंजेस के यहाँ पर मतलब है चुनौतियां। बिफोर, अब यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले से नहीं है, बिफोर का यहाँ पर मतलब है सामने होना। तो तीन चैलेंजेस सामने हैं, किसके सामने है? द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन चैलेंजेस यानी कि तीन चुनौतियां हैं, और ये चैलेंजेस है ना जो, वो आर पेंडेंसी यानी कि लंबित होने की स्थिति। तो कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित होते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो पेंडेंसी एक चुनौती है, चैलेंजेस है। अब ये पेंडेंसी के बारे में बता रहा है, विच करके सेंस क्या है यहाँ पे? जो। तो पेंडेंसी जो कॉन्टिन्यूस यानी कि जारी रखता है, क्या जारी रखता है? टू डिले जस्टिस, न्याय को देरी करने में जारी रखता है पेंडेंसी यानी कि लंबित होने के मामले। माउंटिंग लिटिगेशन कॉस्ट, माउंटिंग का यहाँ पे मतलब है बढ़ता हुआ, लिटिगेशन का मतलब होता है याचिका, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। तो बढ़ता हुआ याचिका की लागत। एंड, और द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ देम ऑल, तो उन सभी में से, देम ऑल का मतलब उन सभी में से सबसे ज्यादा, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा मौलिक है। तो वो क्या है? प्रैक्टिस ऑफ फाल्सहुड। फाल्सहुड का मतलब होता है यहाँ पे गलत, असत्य। असत्य का प्रैक्टिस यानी कि उसका अभ्यास करना, उसका उपयोग करना। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तीन चुनौतियां, एक तो है पेंडेंसी यानी कि लंबित होते मामले जो कि जस्टिस को देरी करते हैं, न्याय को देरी करते हैं। एक बढ़ता हुआ न्याय, लिटिगेशन यानी कि मुकदमा करना या दायर करने की लागत, वो भी
सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती है। और एक सबसे ज़्यादा जो सबसे बुनियादी जो सबसे इन सभी में से चैलेंजेस में से सबसे जो बुनियादी है वो है असत्य का उपयोग करना, असत्य को फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, कोमोमोरेट यानी कि स्मरण उत्सव मनाना, किसी के स्मरण में कोई उत्सव मनाना। क्लोजर का मतलब होता है समापन। डायमंड जुबली ईयर, इसका मतलब होता है 75 ईयर्स, कुछ जगह इसे 60 ईयर्स भी माना जाता है। पेंडेंसी का मतलब होता है लंबित मामले। डिले का मतलब होता है देरी करना। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमाबाजी या याचिका। फाल्स सूट का मतलब होता है असत्य। वाइल, अब वाइल के आगे आया है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। क्यों आया है? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। डायरेक्ट स्पीच में बातें जब शुरुआत करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके शुरुआत करते हैं। तो इस सीजीआई की बातों को इन्वर्टेड कॉमा में यूज करके, यानी कि जैसा उन्होंने बोला वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है, उस तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है। वाइल, जबकि, वाइल का यहाँ पे मतलब जबकि। द कोर्ट्स की जर्नी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो यात्रा है, रिफ्लेक्ट यानी कि प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? रिमार्केबल इवैल्यूएशन, उल्लेखनीय। रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। इवैल्यूएशन यानी कि विकास। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो यात्रा है वो प्रदर्शित करती है उल्लेखनीय विकास। अब ये विकास किसमें? में, इनका यहाँ पे मतलब है में। राइट्स एंड रीच, राइट्स का मतलब अधिकार और रीच का मतलब पहुंच, जनता तक पहुंच। तो सुप्रीम कोर्ट की यात्रा रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय विकास को अधिकारों में और पहुंच में। 3 challenges डिमांड अवर अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। डिमांड का यहाँ पे मतलब है आकर्षित करना, तो ध्यान आकर्षित करना। तो ये जो 3 चुनौतियां हैं वो आकर्षित करती है ध्यान को हमारा, यानी कि जजों का, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना उनका। फर्स्ट, सबसे पहले, द वेट ऑफ एरियस। एरियस का मतलब होता है बकाया, यानी कि जो मामले बकाया है ना, यानी कि लंबित है, पेंडेंसी है, उसकी बात कर रहा है। जो एरियस है, बकाया है, उनके भार। विच, यानी कि ये जो विच है ना, ये एरियस के आया, यानी कि पेंडेंसी के लिए ही आया है। विच यहाँ पे सेंस है जो। विच का यूज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, सेंस है जो का, यानी कि ये जो बकाया है उसका भार जो कॉन्टिन्यूज टू डिले जस्टिस। कॉन्टिन्यू का यहाँ पे मतलब होता है जारी रखता है। तो ये जो एरियस है जो जारी रखता है डिले को, यानी कि देरी को, न्याय में। तो न्याय में देरी को जारी रखता है ये वेट ऑफ एरियस, यानी कि लंबित मामलों का भार। सेकंड, तो दूसरी चुनौती क्या है? माउंटिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन थ्रेटन्स ट्रू एक्सेबिलिटी। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। क्या बढ़ता हुआ? लागत। किस चीज की लागत? लिटिगेशन की, याचिका की या मुकदमाबाजी की, उसकी बढ़ती हुई लागत। थ्रेटन्स, खतरे में डालना। थ्रेटन्स का यहाँ पर मतलब है खतरे में डालना। तो खतरे में डालती है, किसे खतरे में डालती है? सही एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच को, यानी कि जनता की पहुंच को, जो कि सत्य की पहुंच है ना जनता की या न्याय में, तो उस सत्य की पहुंच को खतरे में डालती है बढ़ता हुआ लागत लिटिगेशन का, यानी कि मुकदमेबाजी का। थर्ड, तीसरा, तो तीसरी चुनौती है एंड परहैप्स, और शायद। परहैप्स का यहाँ पर मतलब है शायद, संभवतः, सबसे, फंडामेंटली। मोस्ट का मतलब होता है सबसे, फंडामेंटली का मतलब होता है बुनियादी रूप से। तो शायद सबसे बुनियादी रूप से तीसरी चुनौती है, जस्टिस कैन नॉट थ्राइव वेयर एंड व्हेन falsehood इज practiced। जस्टिस यानी कि न्याय नहीं हो सकता, कैन नॉट का यूज करके बता रहा है कैपेसिटी को, ठीक है, नहीं हो सकता। थ्राइव यानी कि पनप नहीं सकता, फूल नहीं सकता है, वहां उसका विकास नहीं हो सकता है। थ्राइव का मतलब होता है पनपना, तो पनप नहीं सकता है विकास। वेयर, जहां पर, यहाँ पे वेयर का मतलब है जहां पर। एंड व्हेन, जब। व्हेन का यहाँ पे मतलब है जब। तो जहां पर और जब फाल्सूड यानी कि असत्य है, इसके यहाँ पे मतलब है प्रैक्टिस यानी कि उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसे यूज किया जाता है। तो शायद और संभाव्यता सबसे ज्यादा बुनियादी चैलेंज यानी कि तीसरा चुनौती है, जस्टिस यानी कि न्याय नहीं पनप सकता है जहां पर और जब असत्य या मिथ्या उपयोग किया जाता है, यानी कि उसे प्रयोग में लाया जाता है। These challenges
तो उन चैलेंजेस जो कि हमने ऊपर बात की उनके बारे में बताने के लिए यूज किया गया यहाँ पे दीज चैलेंजेस मार्क यानी कि चिन्हित करते हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं वो चिन्हित करते हैं। क्या चिन्हित करते हैं? द नेक्स्ट फ्रंटियर इन आवर परस्यूट फॉर जस्टिस। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, तो अगली सीमा। तो ये जो चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हमने बात की वो चिन्हित करते हैं हमारी अगली सीमा को। किसमें? यहाँ पे इनका मतलब है में। किसमें? हमारे यानी कि जजों के यानी कि न्यायाधीशों के परस्यूट फॉर जस्टिस। परस्यूट के यहाँ पर मतलब है खोज में। तो न्याय की खोज में ये चैलेंजेस, ये चुनौतियां हमारी अगली सीमा को चिन्हित करते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया है डायरेक्ट स्पीच की बातों को क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे बताया गया है किसकी बातें डायरेक्ट स्पीच में थी? सीजीआई की, चीफ जस्टिस खन्ना की। उन्होंने कहा, कहाँ पे कहा? इन हिज फॉर्मल एड्रेस में, अपने औपचारिक, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। तो अपने औपचारिक संबोधन में कहाँ पर? एट द हेड ऑफ द सेरेमोनियल बेंच। हेड का मतलब होता है प्रमुख। तो वो हेड बने हुए थे किसमें? सेरेमोनियल यानी कि समारोह संबंधी अदालत में। उसमें उन्होंने अपनी बात को औपचारिक रूप से संबोधित कहा या संबोधित किया। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। एरियस का मतलब होता है पेंडेंसी। यहाँ पे एरियस का मतलब होता है बकाया, यानी कि जो लंबित मामले हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। एक एरियर का मतलब होता है बकाया, जो कि आमतौर पे हम इकोनॉमी के टर्म पे पढ़ते हैं। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। थ्रीटेंस का मतलब होता है खतरे में डालना। तो सत्य को खतरे में डाला, इसलिए बढ़ते हुए कॉशनिंग। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच। परहैप्स का मतलब होता है संभवतः, शायद। फ्रंटियर का यहाँ पे मतलब होता है सीमा। परस्यूट का यहाँ पे मतलब है खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेंच कॉम्प्राइज्ड। कॉम्प्राइज का मतलब होता है बना होना या किसी का शामिल होना। तो यहाँ पे कॉम्प्राइज वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है। सेंस क्या है? एक्शन के कंप्लीट हो जाने का। तो बेंच है यहाँ पे सब्जेक्ट। कॉम्प्राइज का मतलब होता है सम्मिलित होना या बना होना। तो सम्मिलित थे, बेंच में सम्मिलित थे। कौन सम्मिलित थे? ऑल द सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सर्व करने वाले यानी कि सेवा देने वाले जज थे यानी कि न्यायाधीश थे, वो सभी बेंच में शामिल थे, कॉम्प्राइज थे। इट वॉज हेल्ड, इट प्रोनाउन का यूज करके बताया गया है इस बेंच को, सेरेमोनियल बेंच को। तो किसी भी नाउन को बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे हमारा बेंच है, सेरेमोनियल बेंच, इसलिए यहाँ पे इट प्रोनाउन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए, इसलिए यहाँ पे इट का यूज किया गया है। तो इट यानी कि ये जो सेरेमोनियल बेंच है वाज हेल्ड। अब यहाँ पे होल्ड वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है। वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। सेंस क्या है? कोई ऑब्जेक्ट को एक्शन करने का, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट में एक्शन करने का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इट। ठीक है, तो इट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इस पे काम हो रहा है, यानी कि ये बेंच पर आयोजित किया गया। अब ये बेंच आयोजित किया गया कहाँ पर किया गया? इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट रूम पे। तो चीफ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कोर्ट रूम। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके बताया गया पोजीशन को, कि भारत के न्यायाधीश का। ठीक है, एस यहाँ पे जब एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो उसका सेंस जाता है का, पोजीशन बताते हैं। तो उनका कोर्ट रूम, तो चीफ जस्टिस का जो कोर्ट रूम है ना, वहां पर आयोजित किया गया। इनका यहाँ पे मतलब है में। ठीक है, वहां में, तो कोर्ट रूम में आयोजित किया गया इस बेंच को। सीनियर बार लीडर्स। अब सीनियर बार लीडर्स के बारे में, यानी कि जो बार एसोसिएशन के जो भी लीडर्स होते हैं ना, नेता होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि जो सीनियर थे यानी कि जो वरिष्ठ थे, उन बार लीडर्स की बात कर रहा है। और उसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे डिटेल बता रहा है बार लीडर्स के बारे में, जिसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग यानी कि शामिल थे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमी। तो ये अटॉर्नी जनरल है भारत के, ये भी आपके लिए अच्छा फैक्ट हो सकता है, आर वेंकटरमी। और यहाँ पे फिर से एक कॉमा बताकर बता रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो ये भी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। और कॉमा लगाकर बता रहा है कौन है?
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और सीनियर यानी कि वरिष्ठ वकील भी हैं। और आगे बता रहा है कौन है, यहाँ पे कॉमा लगाकर, सीनियर एडवोकेट सी वैद्यनाथ एंड दुष्यंत दवे। और बता रहा है कि वरिष्ठ वकील जिनका नाम है सी वैद्यनाथ और दुष्यंत दवे एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट एडवोकेट्स। तो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक पोस्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट। उन वो एडवोकेट यानी कि वो वकील जिनका नाम है विपिन नायर वर थे इन अटेंडेंस अमॉन्ग अदर्स इन द पैक्ड कोर्ट रूम। यानी कि भरा हुआ, पैक्ड का यहाँ पे मतलब है भरा हुआ, तो भरा हुआ जो कोर्ट रूम था उसमें इन अटेंडेंस थे यानी कि उपस्थित थे। अमोंग अदर्स, अदर्स के यहाँ पे मतलब है अन्य, अमोंग मतलब के मध्य में, तो अन्य के मध्य में ये सब उपस्थित थे। यानी कि बहुत सारे पैक्ड रूम थे जिसमें से कुछ जो मेन नाम है ना उनके बारे में बता रहे कि वो सब भी तो उपस्थित थे अमोंग अदर्स। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं कॉम्प्राइज, जिसका मतलब होता है शामिल होना, और यहाँ पे कॉम्प्राइज वर्ब अपने सेकेंड वर्ब में है यानी कि कॉम्प्राइज्ड शामिल होना, तो ब्रांच में शामिल थे। सर्विंग सेवारत, पैक्ड, पैक्ड का मतलब होता है भरा होना, एकदम खचाखच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 years have both transformed the Supreme Court। 75 years यानी कि 75 साल। सब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लूरल में, ईयर के आगे लगा है एज, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया गया, प्लूरल हैव। ट्रांसफॉर्म्ड बदल दिया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे है, ट्रांसफॉर्म जिसका मतलब होता है बदलना। तो 75 साल ने बदल दिया है, क्या बदल दिया है, द सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को 75 साल ने बदल दिया है। एंड और येट फिर भी, इट, अब यहाँ पे इट प्रोनाउन का यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी, सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स, अब यहाँ पे स्टैंड किया गया है एस को, तो ये क्यों आया है, क्योंकि हमारा सिंगुलर फॉर्म पे है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सब्जेक्ट इट। तो इट स्टैंड्स यानी कि ये खड़ा है, कैसे खड़ा है, एंकर्ड, स्थायी रूप से खड़ा है, मजबूत रूप से खड़ा है। एंकर का मतलब होता है मजबूत रूप से, तो ये खड़ा है मजबूत रूप से इन इट्स फाउंडेशनल मिशन। फाउंडेशनल का मतलब होता है मूलभूत, बुनियादी, मिशन पे यानी कि जो उसका उद्देश्य है ना उसमें, तो उसके मूलभूत उद्देश्य में या बुनियादी मिशन पे सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। ही सेड, सीजीआई ने ऐसा कहा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ये जो बदलाव है और सिंगुलर फॉर्म पे है ना यहाँ पे सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है एज, तो रिफ्लेक्ट का हो गया एज, रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। तो और ये रिफ्लेक्ट है अपने फर्स्ट फॉर्म पे जिसका मतलब होता है दर्शाना, तो दर्शाता है, ये जो बदलाव है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अ डीपर रिकॉग्निशन, डीपर मतलब गहरा, रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता, तो गहरी मान्यता को ये दर्शाता है ये परिवर्तन। अब ये गहरी मान्यता क्या है उसके बारे में बता रहा है कि डेट का यहाँ पे मतलब है कि जस्टिस यानी कि न्याय मस्ट बी बोथ प्रिंसिपल्ड एंड प्रैक्टिकल। मस्ट बी, मस्ट मॉडल वर्ब के ऐसे बहुत सारे यूज है, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है स्ट्रॉन्ग सजेशन बताने के लिए कि ऐसा होना ही चाहिए, बी का यहाँ पे मतलब है होना, तो होना ही चाहिए, जस्टिस मस्ट बी यानी कि न्याय जरूर होना ही चाहिए। बोथ दोनों, प्रिंसिपल यानी कि एथिकल यानी कि नैतिक, और प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक, तो इसमें कहना चाह रहा है कि न्याय दोनों होना चाहिए, नैतिक और व्यवहारिक। तो इसमें कहना चाह रहा है सेंटेंस में कि यह जो परिवर्तन है वो एक गहरा मान्यता को दर्शाता है, और ये मान्यता को कैसे दर्शाता है कि न्याय दोनों होना चाहिए, एक तो प्रिंसिपल यानी कि नैतिक और व्यवहारिक। इन डूइंग सो, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा करने में, सो का यहाँ मतलब है ऐसा, डूइंग का मतलब होता है करना, तो ऐसे करने में इट मेक्स, अब यहाँ पे इट किसके लिए आया है, तो इट प्रोनाउन आया है इसके बताने के लिए, इस सेंटेंस के लिए, कभी कभी इट का यूज हम पूरे एक सेंटेंस को बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसा करने से, तो इसे बताने के लिए आया है इट,
यानी कि ऐसा करने से, इट मेक्स यानी कि ऐसा करने से, मेक्स बनाता है, क्या बनाता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, तो न्याय के वादे को, कौन सा वादा, संवैधानिक वादा, तो न्याय का संवैधानिक वादे को बनाता है। अब यहाँ पे जस्टिस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, ये डैश से ये डैश तक, ठीक है, डैश का यूज हम एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। तो न्याय, कौन कौन से न्याय, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, तो जस्टिस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इट मेक्स यानी कि ये बनाता है न्याय के संवैधानिक वादे को अ लिविंग रियलिटी यानी कि जीवंत वास्तविकता, किसके लिए, फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, लाखों भारतीयों के लिए। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, लिविंग का मतलब जीवंत, तो जीवंत वास्तविकता बनाता है किनके लिए, फॉर का यहाँ पे मतलब है के लिए, किनके लिए, लाखों भारतीयों के लिए। किसने कहा, चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसका मतलब होता है बदलाव, डीपर का मतलब होता है गहरा या गहरी, रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता, प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब है मॉरल, प्रैक्टिकल का यहाँ पे मतलब है व्यवहारिक, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, प्रॉमिस का यहाँ पे मतलब है वादा, रियलिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा जिसका मतलब होता है वास्तविकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवॉल्विंग रोल, इवॉल्विंग का मतलब होता है विकसित होता हुआ, रोल का मतलब होता है भूमिका, तो विकसित होती भूमिका। द सीजीआई सेड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, द टू डिकेड्स ऑफ द 21st सेंचुरी, तो 21वीं सदी, सेंचुरी का मतलब सदी, तो 21वीं सदी के 2 दशक, डेकेड्स के यहाँ पे मतलब है दशक, तो 2 दशक हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है कि सीजीआई ने कहा कि 21वीं सदी के 2 दशक स्टैंड एज अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ, और यहाँ पे स्टैंड का यूज किया गया है टेस्टामेंट के कंटेक्स्ट में, जिसका यहाँ पे सेंस है होना, ठीक है। तो 21वीं सदी, जो 2 दशक हैं 21वीं सदी के, वो हैं क्या है, एक तरह से, एज के यहाँ पर मतलब है तरह से, तो एक तरह से एक टेस्टामेंट है, एक प्रमाण है टू द सुप्रीम कोर्ट के इवॉल्विंग रोल के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के इवॉल्विंग यानी कि विकसित होती भूमिका के लिए एक प्रमाण है, ये जो 2 दशक है ना 21वीं सदी के, वो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारे संवैधानिक ढांचे में, फ्रेमवर्क यहाँ पे मतलब है ढांचा। नो अदर एपेक्स कोर्ट, नो अदर के यहाँ पर मतलब है कोई अन्य, एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें कहना चाह रहा है कोई अन्य भी देश के सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो कोई अन्य देश के या कोई अन्य सुप्रीम कोर्ट हैड नेविगेटेड, नेविगेट के यहाँ पर मतलब है किसी दिशा में नेतृत्व करना या कदम बढ़ाना, और यहाँ पे हैड का यूज किया गया है, मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको आगे। तो कोई भी नेविगेट नहीं किया है, कोई अन्य देश के भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कदम नहीं बढ़ाया है, सच एन एक्सपेंसिव डोमेन, डोमेन का मतलब है क्षेत्र, एक्सपेंसिव का यहाँ मतलब है व्यापक, सच का यहाँ पर मतलब है ऐसे, तो ऐसे व्यापक क्षेत्र में कोई अन्य सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि कोई अन्य देश के सुप्रीम कोर्ट ने नेविगेट नहीं किया है, यानी कि उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पे डोमेन के बारे में भी एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर, कैसा डोमेन है वो, फ्रॉम पर्सनल लिबर्टी टू एनवायरमेंटल इशू, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्राइवेसी टू द राइट टू इंफॉर्मेशन, तो कहाँ से कहाँ तक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पर्यावरणीय मुद्दे तक, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से यानी कि अधिकार से निजता तक, एंड टू और द राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार तक। अब देखिए यहाँ पे हैड के यूज क्यों किए गए वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब भी है ना कोई सेंटेंस का है ना, जब स्पीकर कोई सेंटेंस बोलता है, जैसे कि यहाँ पे सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई चीज बोली है, तो स्पीकर जब कोई चीज को बोलता है और हम उनकी चीजों को यानी कि उनके जो सेंटेंस है ना, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखते हैं, इनडायरेक्ट वे पे लिखते हैं, तो रूल को एक फॉलो करते हैं। तो वो रूल क्या है, जब स्पीकर कोई बात को बोल रहा हो और वो उसके सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उनके सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि उनकी बातें जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे भी यही किया गया है, यहाँ पे इस नियम का यूज किया गया है। तो उनकी बातें थी हैव नेविगेटेड,
हमने प्रेजेंट परफेक्ट से कर दिया पास्ट परफेक्ट में। यहाँ से देखिए, यहाँ से ना, ये यहाँ से आगे पूरा का पूरा सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये है सेड, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी यही किया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट की बातें यानी कि सेंटेंस जो स्पीकर की थी यानी कि सीजीआई की थी, उन्हें हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। लेकिन सेंस वही आपको समझना पड़ेगा कि इसका सेंस होगा हो चुका है। ठीक है, सेंस आपको ये समझना है कि स्पीकर ने उस समय क्या बोला था, वो सेंस आपको समझना है। तो सीजीआई ने यहाँ पे बोला है नेविगेट, यानी कि उस दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं। तो कोई भी एपेक्स कोड अभी तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए हैं, जैसे कि व्यापक क्षेत्र। यहाँ पे आगे और जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। इवॉल्विंग यानी कि बढ़ते हुए, विकसित होते हुए। टेस्टामेंट प्रूफ, प्रमाण। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च। तो हर देश में एक एपेक्स कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेविगेट, तो नेविगेट का मतलब होता है किसी दिशा में आगे कदम बढ़ाना या उसका नेतृत्व करना। और यहाँ पे नेविगेट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे, नेविगेटेड। एक्सपेंसिव का मतलब होता है व्यापक। डोमेन का यहाँ पे मतलब है क्षेत्र। डोमेन के बहुत सारे कंटेक्स्ट में अलग अलग सेंस होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है क्षेत्र, तो व्यापक क्षेत्र। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। पर्सनल का मतलब होता है निजी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसे आप इंग्लिश में जानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, इसका अर्थ होता है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन आप इसे इंग्लिश में समझेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये इंग्लिश टर्म है। कुछ टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं बोलने पे भी और लिखने पे भी। बौद्धिक संपदा है इसका हिंदी में अर्थ। ठीक है, प्राइवेसी का अर्थ तो हम बता ही चुके हैं, निजता। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस खन्ना सेड, अब यहाँ पे फिर से रिपोर्टिंग वर्ब आया है। ठीक है, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये फिर से आगे है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। तो उनकी बातें जो थी उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब कुछ लिखा जाता है तो टेंस और वर्ब चेंज होते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा, चलिए देखते हैं। द इवोल्यूशन बिगेन विथ स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इवोल्यूशन यानी कि विकास। बिगेन, बिगिन का वर्ब है सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है शुरू होना। तो विकास शुरू हुआ। विथ के साथ, किसके साथ? मजबूत करने के साथ। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, और यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग आया है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग का आईएनजी फॉर्म आया है जिरन फॉर्म में। तो स्ट्रेंथन वर्ब यहाँ पे अपने जिरन फॉर्म पे है, जिसका सेंस है मजबूत करने के साथ। इवोल्यूशन यानी कि विकास शुरू हुआ है मजबूत करने के साथ। किसे मजबूत करने के साथ? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी कि चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ। बाय इस्टेब्लिशिंग वोटर्स राइट, बाय स्टैब्लिशिंग करते हुए, यानी कि जो विकास हुआ है ना, ये जो बता रहा है मजबूत करना चुनावी लोकतंत्र को, वो कैसे हुआ है? के द्वारा। बाय का यहाँ पर मतलब है के द्वारा। क्या, किसके द्वारा? इस्टेब्लिश करते हुए, यानी कि स्थापित करने के द्वारा। वोटर्स राइट यानी कि जो मतदाता है ना, उनके अधिकारों को स्थापित करते द्वारा। कैसे स्थापित किया? राइट, कौन सा राइट? टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो उनका राइट है इंफॉर्मेशन का, यानी कि सूचना का अधिकार। किसके बारे में? अबाउट, के बारे में। किसके बारे में? कैंडिडेट्स एज एन एक्सटेंशन, यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी बात कर रहा है। एस के यहाँ पर मतलब है की तरह, एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार। टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उसके विस्तार के रूप में। एस, उसके विस्तार के रूप में मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में जानकारी के अधिकार को स्थापित करना या स्थापित करके चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ यह रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। विच इंक्लूडेड, विच के यहाँ पे मतलब है जिसमें। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, तो इंक्लूड वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, ठीक है, तो स्पीकर ने यहाँ पे बोला होगा विच इंक्लूड। ठीक है, यानी कि उन्होंने सेंटेंस को बोला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चीज को बनाते हैं ना, कोई स्पीकर की बातों को जो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, उसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, उन्होंने बोला होगा, यानी कि सीजीआई ने बोला होगा विच इंक्लूड, और हमने उन्हें चेंज कर दिया है विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है। ठीक है, हमें सेंस समझना है कि जिसमें शामिल है उन्होंने बोला है। ठीक है,
तो जिन्होंने तो इसमें से कहना चाह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, द राइट, अधिकार शामिल है, टू इम्पार्ट यानी कि देना, कौन क्या चीज देना, सूचना देना, एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, लेना। तो सूचना देना और लेना दोनों ही अधिकार शामिल हैं। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, स्ट्रेंथन जिसका मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन यहाँ पे अपने जीरंड फॉर्म पे है, स्ट्रेंथनिंग जिसका मतलब होता है मजबूत करना। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, यहाँ पे स्टैब्लिश भी अपने जीरंड फॉर्म पे है, स्टैब्लिशिंग। एक्सटेंशन यानी कि विस्तार। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। इम्पार्ट का मतलब यहाँ पे है प्रदान करना, देना, सूचना को प्रदान करना, इंफॉर्मेशन। रिसीव का मतलब तो पता ही है आपको, प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट डिसमेंटल्ड। डिसमेंटल के अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग वर्ब होते हैं। यहाँ पे डिसमेंटल वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है। यहाँ पे इसका अर्थ होता है अलग करना, समाप्त करना। तो कोर्ट ने समाप्त कर दिया, क्या समाप्त कर दिया, जेंडर स्टेरियोटाइप्स को, लैंगिक रूढ़िवाद को। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है। तो रूढ़िवादिता को समाप्त कर दिया है जो कि जेंडर से संबंधित थी, इन एम्प्लॉयमेंट। और ये रूढ़िवादिता कहाँ पे थी, एम्प्लॉयमेंट में यानी कि रोजगार में थी। यानी कि विशेषकर महिला के बारे में ये बात कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर रोजगार किसी महिला का नहीं हो सकता या उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। इस टाइप का जो रूढ़िवाद था उसे समाप्त कर दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। इट रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने मान्यता दी। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसके लिए आए यहाँ पे, कोर्ट के लिए आए, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन का रिपीटेशन हो रहा था इसलिए यहाँ पे यूज कर दिया है हमने कोर्ट के बदले में इट, ठीक है। तो इट रिकॉग्नाइज्ड, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है मान्यता देना, पहचान देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, किसे मान्यता दी, इमर्जिंग डिजिटल राइट्स को। इमर्जिंग यानी कि बढ़ते हुए, विकसित होते हुए डिजिटल अधिकारों की, एज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। एज के यहाँ पर मतलब है की तरह, एक, की तरह एक नए, सीमा, किसकी सीमा, प्रोटेक्शन संवैधानिक सुरक्षा की सीमा। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो संवैधानिक सुरक्षा की एक नई सीमा के तौर पे डिजिटल राइट्स को जो कि उभर रहा है उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे मान्यता दिया कोर्ट ने। एंड स्ट्रक डाउन, यहाँ पे स्ट्राइक डाउन का स्ट्रक डाउन हो गया। स्ट्राइक डाउन फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है किसी को नल एंड वाइड कर देना यानी कि समाप्त कर देना, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक डाउन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे स्ट्रक डाउन, जिसका मतलब होता है कोई चीज को निरस्त कर देना, समाप्त कर देना। तो स्ट्राइक डाउन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, निरस्त कर दिया, किसे, वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, यानी कि जो स्पष्ट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियां, ऑन ऑनलाइन स्पीच। तो ऑनलाइन स्पीच में जो पाबंदियां थी ना, वेग पाबंदी थी, स्पष्ट नहीं था कि कौन सी ऑनलाइन स्पीच सही है, किस स्पीच पे आप कुछ एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इस तरह का ये जो वेग था, स्पष्ट था, जो पाबंदी थी ऑनलाइन स्पीच पे, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि निरस्त कर दिया ऐसे नियम को। एक्सटेंडिंग, बढ़ाते हुए, एक्सटेंड का यहाँ पे मतलब है बढ़ाते हुए। ये एक्सटेंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसका सेंस है बढ़ाते हुए। तो बढ़ाते हुए, क्या बढ़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू डिजिटल स्पेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसमेंटल किया और स्ट्रक डाउन किया ना, कैसे किया, बढ़ाते हुए। क्या बढ़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक सेफगार्ड्स। सेफगार्ड का मतलब होता है सुरक्षा उपाय। तो संवैधानिक सुरक्षा उपाय को डिजिटल स्पेस में यानी कि डिजिटल क्षेत्रों में संवैधानिक सेफगार्ड यानी कि संवैधानिक उपायों को बढ़ाते हुए इन्होंने डिसमेंटल भी किया और स्ट्रक डाउन भी किया। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। डिसमेंटल, डिसमेंटल वर्ब का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। यहाँ पे डिसमेंटल वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे डिसमेंटल्ड। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादिता। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता देना। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ। स्ट्राइक डाउन वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है निरस्त करना। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, प्रतिबंध। एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग वर्ब यहाँ पे अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है बढ़ते हुए, बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए। सेफगार्ड जिसका मतलब होता है सुरक्षा उपाय। इन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इन में, किसमें, सामाजिक
आर्थिक न्याय में, सामाजिक आर्थिक न्याय में। इट ब्रॉडन, ब्रॉडन का मतलब होता है विस्तार करना। ब्रॉडन वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, ब्रॉडन्ड, विस्तार करना। इट प्रोनाउन का यूज किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडन्ड किया है। क्या ब्रॉडन किया है? अफर्मेटिव एक्शन को। अफर्मेटिव एक्शन एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कोई निम्न पायदान पे, यानी कि जो कमजोर है ना उसे कुछ एक्स्ट्रा सहायता देना। ठीक है, उसका सेंस यही बनता है। तो अफर्मेटिव एक्शन को विस्तार किया है, टू इंक्लूड, करते हुए, शामिल करते हुए। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। तो अफर्मेटिव एक्शन को विस्तार किया है सुप्रीम कोर्ट ने शामिल करते हुए। क्या शामिल करते हुए? इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो श्रेणी है ना, उसे शामिल कर दिया है अफर्मेटिव एक्शन पे। अब इकोनॉमिक श्रेणी को भी ध्यान में रखकर कमजोर वर्ग की सहायता की जाएगी, इस तरह का सेंस है। रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग का यहाँ पे मतलब है मान्यता देते हुए। किसे मान्यता देते हुए? डाइवर्स फॉर्म्स को। डाइवर्स का मतलब विविध, फॉर्म्स का मतलब प्रकार, विविध प्रकार को। किसके विविध प्रकार को? ऑफ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। बेसिकली यहाँ पे डिसएडवांटेज का मतलब होता है जिनके पास कुछ नहीं है, जो कि बहुत कमजोर है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज के बहुत सारे सेंस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन मॉडर्न सोसाइटी लिखा है ना, आधुनिक समाज में, तो हम डिसएडवांटेज के यहाँ पे मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कमजोर है, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त नहीं है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है, उनके विविध प्रकार को रिकॉग्नाइज करते हुए, यानी कि मान्यता देते हुए, द सीजीआई ने नोटेड किया, यानी कि कहा है। नोट का मतलब भी होता है आगे बात कहना। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। ब्रॉडन, ब्रॉडन का मतलब होता है विस्तार करना, और यहाँ पे ब्रॉडन वर्ब है अपने सेकंड फॉर्म पे, ब्रॉडन्ड। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, विभिन्न प्रकार के। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। द कोर्ट्स डिसीजंस हैव स्ट्रेंथेंड, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन है सब्जेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे आया है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का काम होता है पोजीशन बताने का, यानी कि का सेंस होता है का, किसी चीज का। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हैव स्ट्रेंथेंड यानी कि मजबूत किया है। स्ट्रेंथन वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, स्ट्रेंथन, जिसका मतलब होता है मजबूत करना। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन यानी कि निर्णयों ने मजबूत किया है। किसे मजबूत किया है? इंडिया इकोनॉमिक लैंडस्केप। लैंडस्केप का यहाँ पे मतलब है परिदृश्य। इकोनॉमिक का मतलब तो आप जानते ही हैं आर्थिक, तो आर्थिक परिदृश्य को मजबूत किया है भारत के। बाय इंजेक्टिंग क्लैरिटी, इंजेक्टिंग का यहाँ पे मतलब है, इंजेक्टिंग ना इस कंटेक्स्ट में यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंजेक्टिंग का मतलब होता है लाना। क्या लाना? क्लैरिटी लाना, यानी कि स्पष्टता लाते हुए, एफिशिएंसी लाते हुए। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, और फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता। तो स्पष्टता, दक्षता और निष्पक्षता को इंजेक्ट करते हुए, यानी कि लाते हुए, लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने मजबूत किया भारत के आर्थिक परिदृश्य को। बी इट, बी इट का मतलब होता है चाहे वह, यानी कि आप इसे और भी अच्छा समझेंगे जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुनाऊंगा। तो बी इट यानी कि चाहे वह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो, चाहे वह आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हो, और चाहे वह मजबूत करना हो, स्ट्रेंथिंग करना हो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, और रिसोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र। तो जो अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है ना, उसको मजबूत करने की बात बोल रहा है, ही सेड, उन्होंने कहा। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। इकोनॉमिक लैंडस्केप यानी कि आर्थिक परिदृश्य। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता। और ये तो वर्ड्स हैं, ये कोर्ट के नाम है, बिल के नाम है, संविधान के कोर्ट के नाम है ये भी, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अल्टरनेटिव का मतलब तो पता ही है, वैकल्पिक। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। रिसोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र, व्यवस्था। तो यहाँ पे हमारा आज का रीडिंग समाप्त होता है फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।